कोई जादू नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई डंजन नहीं, कोई लेवल नहीं, बस दो आदमी, उनकी मुट्ठियां और एक शिकारी आरण साम्राज्य जिसने पूरे के पूरे समुदायों को निगल लिया है। एक ऐसी विधा में जो दिव्य शक्तियों और पौराणिक हथियारों वाले ओपी नायकों से भरी पड़ी है। यह मनहवा हर चीज को उतारकर एक ऐसी सच्चाई के सामने ला खड़ा करता है जो किसी राक्षस या दानव से कहीं ज्यादा असहज है। कर्ज का तंत्र, वह कर्ज जो आपके सोते हुए भी कई गुना होता रहता है, वह कर्ज जो आम लोगों को संपत्ति में बदल देता है। इस मनहवा का नाम है ब्लड हाउंड्स। कोरियाई शीर्षक है सन्यांगाएदल, शिकारी कुत्ते। जोंगचान द्वारा लिखी गई और नावर वेबटून पर प्रकाशित ये पिछले एक दशक में कोरिया से निकली सबसे यथार्थवादी, सबसे जीवंत कहानियों में से एक है। और इसके दो नायक न तो चुने हुए हैं, न पुनर्जन्म लिए हुए, न सिस्टम जागृत योद्धा। वे कंगाल हैं, वे बेबस हैं और वे लड़ते हैं जादू से नहीं बल्कि झूठों से, एक ऐसी दुनिया में जहां असली हिंसा शारीरिक है ही नहीं, वह वित्तीय है। यह है ब्लड हाउंड्स। और भरोसा कीजिए, इस विधा में कोई कहानी ऐसी चोट नहीं करती जैसी यह करती है। मानवा रिकैप वर्ल्ड में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अलग जगह जा रहे हैं। कोई फैंटेसी नहीं, कोई इसेकाई नहीं, कोई शक्ति तंत्र नहीं, बस शुद्ध यथार्थवादी गली स्तर की कहानी आधुनिक कोरिया के सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों में से एक की पृष्ठभूमि में। शिकारी ऋण। अगर आप कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो सचमुच खतरनाक लगे, जहां दांव पर स्टैट पॉइंट या स्किल ट्री नहीं बल्कि टूटी हड्डियां और बर्बाद परिवार हों, तो यही है वह कहानी। आइए मैं आपको किम गन-वू से मिलवाता हूं, क्योंकि अराजकता शुरू होने से पहले यह समझना जरूरी है कि वह कौन है। तभी आप समझ पाएंगे कि आगे जो कुछ होता है वह इतना गहरा क्यों है। गन-वू एक जूडो साधक है, प्रतिभाशाली नहीं, चैंपियन नहीं, साधक शब्द के सबसे सच्चे, सबसे अनुशासित अर्थ में। उसने अपने हुनर को ठीक से सीखा है, जुनून से सीखा है, उस तरह की शांत तीव्रता के साथ जो प्रशिक्षकों का ध्यान खींच लेती है। उसकी तकनीक सटीक है, संयमित है, किताबी है। वह अपने प्रतिद्वंद्वियों का अध्ययन करता है, उनके पैटर्न पहचानता है और उन्हें हिसाब किताब वाली कुशलता से ध्वस्त कर देता है। उसके थ्रो भड़कीले नहीं हैं, वे सही हैं और असली लड़ाई में सही ही जीतता है। वह ऐसा लड़ाका है जो ऊर्जा को इस तरह बचाता है जैसे यह कोई संसाधन हो जिसे बर्बाद करना उसके बस में नहीं, क्योंकि सच में नहीं है। हर हरकत का मकसद है, हर पकड़ का इरादा है। वह प्रतिद्वंद्वियों को कुचलता नहीं, वह उन्हें पढ़ता है, उस गलती का इंतजार करता है जो वह जानता है कि होगी, और फिर उसे ऐसे साफ काउंटर से सजा देता है कि लगता है सामने वाले ने खुद को फेंका हो। लेकिन गन-वू शोहरत के लिए नहीं लड़ रहा, वह किसी चैंपियनशिप या स्पॉन्सरशिप के पीछे नहीं भाग रहा। वह लड़ रहा है क्योंकि उसकी मां डूब रही है, शाब्दिक रूप से नहीं, वित्तीय रूप से। गन-वू की मां ने कर्ज लिया था, उस तरह का कर्ज जो कागजात पर हस्ताक्षर करते वक्त संभाला जा सकने वाला लगता है। ब्याज दरें छोटे अक्षरों में दबी हुई, बढ़ोतरी की शर्तें ऐसी भाषा में छिपी हुई जो भ्रमित करने के लिए ही बनाई गई है। वह कर्ज जिसमें एक भी किस्त चूकना सिर्फ एक फीस नहीं जोड़ता, वह मूल राशि को कई गुना कर देता है। वह जुर्मानों पर जुर्माने लगाने वाले प्रावधानों को चालू कर देता है। वह उस रकम को जो आप 2 साल में चुका सकते थे ऐसी संख्या में बदल देता है जो जिंदगी भर आपका पीछा करेगी। ये कोई कहानी का बहाना नहीं है, यह आधुनिक कोरिया की हकीकत है। शिकारी ऋण एक महामारी है जिसने परिवारों को बर्बाद किया है, लोगों को आत्महत्या तक पहुंचाया है और मानवीय बेबसी पर खड़ी एक पूरी छाया अर्थव्यवस्था खड़ी कर दी है। कोरिया में इन कारोबारों को साके, निजी ऋण कहा जाता है, और जो लोग इन्हें चलाते हैं वे कानून और संगठित अपराध के बीच की ग्रे जगह में काम करते हैं। ब्याज दरें सालाना कई 100% तक पहुंच सकती है। वसूली करने वाले शिष्टता से दरवाजा नहीं खटखटाते, और कानूनी व्यवस्था चाहे जानबूझकर हो या उपेक्षा से तब तक हस्तक्षेप शायद ही करती है जब तक बहुत देर न हो चुकी हो। जोंगचान इसे महज पृष्ठभूमि के रूप में इस्तेमाल नहीं करता, यह पूरी कहानी का इंजन है। गन-वू इसलिए लड़ता है क्योंकि वह जो भी वन कमाता है सब उसकी मां के कर्ज की भेंट चढ़ जाता है। हर चोट, हर मोच
सूजे हुए पोरों पर बर्फ रखकर बिताई हर रात, सब उस संख्या की सेवा में है जो उसकी कितनी भी मेहनत के बावजूद बढ़ती ही जाती है। वह एक ऐसे ट्रेडमिल पर भाग रहा है जिसकी रफ्तार कोई और तय करता है, और वह यह जानता है। यही सबसे बुरा हिस्सा है, वह जानता है। अब मैं आपको होंगवू जिन से मिलवाता हूं, क्योंकि अगर गन वू इस कहानी का दिमाग है तो वू जिन धड़कता हुआ, चोटिल, बिल्कुल अटूट दिल है। वू जिन तकनीशियन नहीं है, वह एक हुड़दंगी है। उसका फॉर्म देखकर कोई भी असली जूडो प्रशिक्षक रो पड़े। वह सहज प्रवृत्ति से लड़ता है, गुस्से से लड़ता है और एक लगभग अलौकिक क्षमता रखता है ऐसी मार झेलने की जो किसी और को अस्पताल पहुंचा दे। वह जोरदार है, आक्रामक है। वह उस तरह का इंसान है जो कमरे में घुसता है और उस कमरे की ऊर्जा मूल रूप से बदल जाती है, बेहतर या बदतर। यह पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप उसके साथ खड़े हैं या उसके खिलाफ। जहां गन वू हिसाब किताब वाला है, वहीं वू जिन अराजकता है। जहां गन वू ऊर्जा बचाता है, वहीं वू जिन उसे लापरवाही से खर्च करता है और किसी तरह हमेशा और निकाल लेता है। वह हर तकनीकी कमी की भरपाई एक ऐसी सहनशीलता से करता है जो लगभग अतार्किक है। वह लड़ाइयां बेहतर होकर नहीं जीतता, वह उन्हें इसलिए जीतता है क्योंकि अब भी खड़ा है, बहुत देर बाद भी, जब उसके प्रतिद्वंद्वी सोच चुके होते हैं कि वह गिर जाएगा। मिलकर गन वू और वू जिन एक असाधारण रूप से कारगर इकाई हैं। दिमाग और शरीर, सटीकता और सहनशक्ति, रणनीतिकार और दीवार, वे सबसे अच्छे दोस्त भी हैं। उस दिखावटी कहानी के लिए सुविधाजनक तरीके से नहीं, जैसे कहानियां अक्सर दोस्ती को इस्तेमाल करती हैं। इन दोनों आदमियों का असली इतिहास है। वे साथ भूखे रहे हैं, एक ही फर्श पर सोए हैं, कोने की दुकानों से चुराए गए सामान से एक दूसरे के घाव सिले हैं। उनका रिश्ता साझा पीड़ा में गढ़ा गया है और वह पूरी तरह अटूट रूप से असली है। कहानियां आपको इन किरदारों में निवेश करने पर मजबूर नहीं करती नाटकीय पृष्ठभूमि के खुलासों से, बल्कि छोटी, लगातार छोटी छोटी बातों से। जिस तरह वे बिना कहे खाना बांट लेते हैं, जिस तरह एक लड़ाई के बाद दूसरे के हाथ चुपके से जांचता है बिना पूछे। दो लोगों के बीच का वह खामोश, अनकहा अनुबंध जिन्होंने तय कर लिया है कि चाहे जो हो वे साथ ही सामना करेंगे। जिस दुनिया में गन वू और वू जिन रहते हैं वह चमकदार नहीं है, तहखाने और गोदाम है, ऐसे ट्रेनिंग हॉल जिनमें नियमित उपकरण खरीदने की हैसियत नहीं। एक भूमिगत लड़ाई सर्किट जहां नियम सीधे हैं, लड़ो, जीतो, पैसा लो, हारो, कुछ नहीं मिलेगा, या उससे भी बुरा। लेकिन भूमिगत दुनिया की भी परतें हैं, और गहरी परतें उन लोगों की हैं जो ऐसी चीजों में लेन देन करते हैं जो लड़ाई के पुरस्कारों से कहीं ज्यादा मुनाफेदार हैं। प्रवेश करते हैं स्माइल कैपिटल। नाम ही आपको सब बता देता है कि ये लोग कैसे काम करते हैं। वे मुस्कुराते हैं, वे शिष्ट हैं, वे महंगे सूट पहनते हैं, मापे हुए लहजे में बोलते हैं और खुद को वैध वित्तीय सेवा प्रदाता के रूप में पेश करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करने वाले। वे शिकारी आरण शार्क हैं और वे इतने बड़े पैमाने पर काम कर रहे हैं कि गली कूचे की उधारी उनके सामने नींबू पानी का स्टॉल लगती है। स्माइल कैपिटल कोई पिछली गली का धंधा नहीं है, यह एक मशीन है। बेबस लोगों के व्यवस्थित शोषण पर बना अरबों वन का साम्राज्य। उनका व्यापार मॉडल अपनी क्रूरता में सुरुचिपूर्ण है। ऐसे लोगों को पैसा उधार दो जिन्हें वैध संस्थानों से कर्ज नहीं मिल सकता। इतनी ब्याज दरें लगाओ कि चूक की गारंटी हो, और फिर उस चूक का इस्तेमाल लीवर की तरह करो उधार लेने वाले की हर चीज निकालने के लिए। उनके घर, उनके कारोबार, उनकी इज्जत। स्माइल कैपिटल का सीईओ कानून के ऊपर काम करता है, उसके इर्द गिर्द नहीं, उसके बाहर नहीं, ऊपर। राजनीतिक संपर्क, संस्थागत रिश्ते, एक कानूनी टीम जो किसी भी शिकायत को एक दशक तक प्रक्रियात्मक याचिकाओं में दफना सकती है। उस तरह की ताकत जिसका मतलब है कि शिकायतें गायब हो जाती हैं, जांचें अटक जाती हैं, गवाह दोबारा सोचते हैं, और जिन लोगों पर पैसा बकाया है, कमजोर, बेबस, ऐसे लोग जिनके पास न कानूनी प्रतिनिधि है न अपने अधिकारों की समझ, वे बस मान जाते हैं, क्योंकि और चारा ही क्या है। यही वह संस्था है जिसका कर्ज गन वू की मां पर है। यही वह मशीन है जो धीरे धीरे व्यवस्थित ढंग से कानूनी तौर पर उसके परिवार को निगल रही है। और यहीं वह घटना घटती है,
वह क्षण जो गन वू और वू जिन को बेबस लड़ाकों से बदलकर कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है। वे एक उधार देने वाले से मिलते हैं, शिकारी नहीं, असली वैद, कोई ऐसा जो उसी वित्तीय अंधेरी दुनिया में काम करता है लेकिन कुछ कुछ जमीर जैसा रखता है, कोई ऐसा जिसे ताकत चाहिए। खास तौर पर ऐसे लोग चाहिए जो लड़ सकें, जो मार झेल सकें, जो ऐसे कमरों में चल सकें जो उन लोगों से भरे हों जो पैसा नहीं देना चाहते और उन्हें दोबारा सोचने पर मजबूर कर सकें। उसे कर्ज वसूल करने वाले चाहिए, उसे ब्लड हाउंड्स चाहिए, और बिल्कुल यही गन वू और वू जिन बन जाते हैं। सन्यंगेदल, शिकारी कुत्ते, कर्ज वसूली करने वाले जो अपने जूडो हुनर का इस्तेमाल रिंग में नहीं बल्कि सड़कों पर करते हैं, गलत संगठनों से पैसा उधार लेने वालों से वसूली करते हुए। यह काम नैतिक रूप से उलझा हुआ है। वे मासूमों को बचाने वाले हीरो नहीं हैं, वे कर्ज वसूल कर रहे हैं। असली कर्ज, असली लोगों पर बकाया, जो अक्सर उतने ही बेबस हैं जितनी गनवू की अपनी मां। फर्क यह है कि जिस उधार देने वाले के लिए वे काम करते हैं वो कुछ कुछ इंसाफ जैसी चीज के साथ चलता है। ब्याज ज्यादा है पर शिकारी नहीं, शर्तें साफ हैं, और जब कोई वाकई नहीं चुका सकता तो विनाश नहीं, बातचीत की गुंजाइश है। लेकिन वैध कर्ज वसूली के लिए भी एक खास तरह की डराने की काबिलियत चाहिए, और गनवू और वूजिन अपने बारे में एक असहज सच्चाई खोजते हैं। वे इस काम में अच्छे हैं इसलिए नहीं कि उन्हें लोगों को धमकाने में मजा आता है, बल्कि इसलिए कि सालों की लड़ाई ने उन्हें एक उपस्थिति, एक शारीरिक ताकत दी है जिसकी वजह से जब समझाना काम नहीं करता तब मनवाना बहुत आसान हो जाता है। यह नैतिक रूप से ग्रे है, शारीरिक रूप से खतरनाक है, और यह उन्हें सीधे स्माइल कैपिटल से टकराव के रास्ते पर ले जाता है। क्योंकि जब आप ऐसे कर्ज वसूलने लगते हैं जिन्हें स्माइल कैपिटल अपना मानता है, जब आप लोगों को उनकी मशीनरी से बाहर खींचने लगते हैं, तब आप एक समस्या बन जाते हैं, और स्माइल कैपिटल समस्याओं को बर्दाश्त नहीं करता, वह उन्हें खत्म कर देता है। ब्लड हाउंड्स में तनाव का बढ़ना उस्तादी से रचा गया है। यह किसी एक नाटकीय दृश्य में नहीं होता, यह जमा होता है, एक काम दूसरे काम तक ले जाता है। एक वसूला गया कर्ज एक बड़ा नेटवर्क सामने लाता है। विद्रोह का एक कदम ऐसे नतीजे ट्रिगर करता है जो विद्रोह का और बड़ा कदम मांगते हैं। गन वू और वू जिन समझने लगते हैं कि स्माइल कैपिटल असल में कितना बड़ा है। यह सिर्फ आर्न शार्किंग नहीं है, यह एक इकोसिस्टम है, एक खाद्य श्रृंखला, और इस श्रृंखला के सबसे नीचे के लोग अपराधी, जुआरी या लापरवाह खर्चीले नहीं हैं। वे दुकानदार हैं जिन्हें ब्रिज फाइनेंसिंग की जरूरत थी, माँ बाप जो अस्पताल के बिल नहीं भर पाए, छात्र जिन्होंने फीस के लिए कर्ज लिया और स्नातक होने से पहले ही खुद को चक्रवृद्धि ब्याज के दुःस्वप्न में फंसा पाया। वे ऐसे कर्जदार खोजते हैं जो सालों से फंसे हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने मामूली कर्ज लिया था और अब मूल राशि का 10 गुना बकाया है, ऐसे लोग जिन्होंने संपत्ति, कारोबारी परिसंपत्तियां, यहां तक कि अपनी मेहनत भी ऐसे कर्जों की सेवा में सौंप दी है जो शुरू से ही अन चुकाने योग्य बनाए गए थे। इस कहानी का सामाजिक आर्थिक पहलू उपपाठ नहीं है, यह पाठ है। जोंगचन वर्ग संघर्ष के बारे में लिख रहा है, उस तरह का संघर्ष जो रण क्षेत्रों पर नहीं बल्कि अनुबंध की धाराओं और चक्रवृद्धि ब्याज की गणनाओं में होता है। अमीर गरीबों का शोषण हिंसा से नहीं करते, हालांकि हिंसा बाद में आती है, बल्कि व्यवस्थाओं से करते हैं। कानूनी व्यवस्थाएं, वित्तीय व्यवस्थाएं, ऐसी व्यवस्थाएं जो निष्पक्ष दिखने के लिए बनाई गई हैं पर निचोड़ने वाली मशीनों की तरह काम करती हैं। और गन वू इसे व्यक्तिगत तौर पर लेता है क्योंकि उसकी मां उस मशीन के अंदर है, क्योंकि उसने उसे ऐसे कागजात पर हस्ताक्षर करते देखा है जिन्हें वह पूरी तरह समझती भी नहीं थी, क्योंकि उसने देखा है कि किस्तें चुकाने के बावजूद कर्ज बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, क्योंकि वह ऐसे गुस्से के साथ जो खामोश है और तबाकून है समझता है कि व्यवस्था टूटी हुई नहीं है, वह बिल्कुल वैसे ही काम कर रही है जैसे उसे करना था। जीवित रहने और विद्रोह के बीच की लाइन धीरे धीरे धुंधली होती जाती है, जब तक कि गन वू और वू जिन को आतंक और समर्पण के बीच की किसी जगह से
यह एहसास नहीं हो जाता कि वे उस बिंदु को पार कर चुके हैं जहां से वापसी नहीं। और यहीं यह मनहवा सच में असाधारण बन जाती है, क्योंकि फैंटेसी कहानियों के विपरीत, जहां नायक बढ़ते हुए खतरों से निपटने के लिए खुद को बस पावर अप कर सकता है, इन दो आदमियों के पास तनाव बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। वे लेवल अप नहीं कर सकते, वे नई क्षमताएं हासिल नहीं कर सकते, वे दैवीय हस्तक्षेप नहीं मांग सकते। उनके पास उनके शरीर हैं, उनका जूडो है, उनकी मेहनत है और एक दूसरे का साथ। स्माइल कैपिटल के पास इसके विपरीत व्यावहारिक रूप से असीमित संसाधन है। सशस्त्र गुंडे, राजनीतिक संपर्क, बिना किसी नतीजे के लोगों को गायब कर देने की ताकत। शक्ति का असंतुलन कोई दरार नहीं है, ये एक खाई है। और फिर भी दो लोगों को एक नामुमकिन हालात का सामना करते और फिर भी लड़ने का चुनाव करते देखने में कुछ बेहद आकर्षक है। इसलिए नहीं कि उन्हें लगता है वे जीतेंगे, इसलिए नहीं कि उन्होंने अनुकूल संभावनाओं का हिसाब लगाया है, बल्कि इसलिए कि समर्पण उन्हें खुद से, अपनी सबसे बुनियादी पहचान से विश्वासघात की मांग करता है। गन वू अपनी मां के कर्जा से मुंह नहीं मोड़ सकता, वू जिन गन वू से मुंह नहीं मोड़ सकता। बात इतनी ही सीधी है और इतनी ही अटूट। इस हिस्से के लड़ाई के दृश्य सांस रोक देने वाले हैं। जोंगचान शरीर रचना को इस तरह समझता है कि हर टक्कर पेट में महसूस होती है। कोरियोग्राफी जमीनी है। ऐसे थ्रो जो भौतिकी के नियमों का पालन करते हैं, ऐसी पकड़ें जो असली जूडो यांत्रिकी के अनुसार होती हैं, ऐसे प्रहार जिनमें वजन और परिणाम है। कोई नामुमकिन कलाबाजी नहीं, कोई भौतिकी को धत्ता बताने वाली तकनीक नहीं। बस दो आदमी जो लड़ना जानते हैं, इस ज्ञान को ऐसे प्रतिद्वंद्वियों पर इस्तेमाल करते हुए जो बेहतर हथियार बंद हैं, पर ऐसे किसी के लिए तैयार नहीं है जिसे चोट लगने की वाकई परवाह ही नहीं। मैं इस चैनल पर बहुत सी सामग्री कवर करता हूं, ओपी नायक, सिस्टम जागरण, रिग्रेशन फैंटेसी, और मुझे ये सब पसंद है। लेकिन ब्लड हाउंड्स कुछ ऐसा करती है जो वे कहानियां नहीं कर सकती। वह आपको चिंतित कर देती है। जब किसी नायक के पास ऐसा सिस्टम हो जो उसकी प्रगति की गारंटी देता हो, या ऐसी दैवीय क्षमता हो जो सुनिश्चित करती हो कि वह बच जाएगा, तब तनाव दिखावटी होता है। आप जानते हैं वह ठीक रहेगा। सवाल बस इतना है कि वह कितनी शानदार जीत हासिल करेगा। यहां वह सुरक्षा जाल मौजूद ही नहीं है। किम गन वू और होंग वू जिन नश्वर शरीरों वाले नश्वर आदमी हैं जो एक ऐसे संगठन के खिलाफ लड़ रहे हैं जो लोगों को रोजमर्रा के कारोबारी खर्च की तरह तबाह करता है। हर लड़ाई असली जोखिम लिए होती है, हर टकराव आखिरी हो सकता है। और जोंगचान इतना साहसी है कि अपने किरदारों को चोट खाने देता है, सच में चोट। किसी नाटकीय वापसी से पहले का अस्थायी झटका नहीं, बल्कि स्थायी नुकसान जिसे वे आगे ले जाते हैं। जीते इसलिए कमाई हुई लगती है क्योंकि उनकी असली कीमत चुकानी पड़ी है। हारें इसलिए तबाहकुन लगती है क्योंकि किरदार न तो दोबारा ठीक हो सकते हैं, न नतीजों को लेवल अप करके लांघ सकते हैं। लेकिन शायद ब्लड हाउंड्स के बारे में सबसे उल्लेखनीय बात इसका गुस्सा है। यह एक ऐसी कहानी है जो किसी असली चीज पर भड़की हुई है। कोरिया में शिकारी आर्न कोई काल्पनिक रचना नहीं है, यह एक सामाजिक संकट है जिसने अनगिनत जिंदगियां बर्बाद की हैं। जोंगचान उस गुस्से को एक ऐसी कथा में चैनलाइज करता है जो एक साथ मनोरंजक है और सचमुच विध्वंसक। ब्लड हाउंड्स के खलनायक राक्षस या दानव नहीं हैं, वे व्यापारी हैं, वे खुद व्यवस्था हैं, और नायक नियति से अभिषिक्त चुने हुए लोग नहीं हैं। वे दो कंगाल लड़के हैं जिन्होंने तय कर लिया कि बस अब बहुत हुआ। यही गूंज इसे एक अपराध थ्रिलर से उठाकर सचमुच महत्वपूर्ण चीज बना देती है। गन वू और वू जीन के बीच की दोस्ती इसकी भावनात्मक रीढ़ है। एक ऐसी कहानी में जो आसानी से बेरहमी से उदास हो सकती थी, उनका रिश्ता बिना भावुकता के गर्माहट देता है। वे मजाक करते हैं, वे झगड़ते हैं। वू जीन की जोरदार अराजक ऊर्जा गन वू के शांत अनुशासन से ऐसे टकराती है कि सचमुच हंसी आती है। एक दृश्य है जहां वू जिन एक खास रणनीति पर जिद करता है जो किसी भी तर्क संगत विश्लेषण से पागलपन है, और गनवू की खामोश हार मानी हुई सहमति किसी भी पंचलाइन से ज्यादा मजेदार है। हल्केपन के ये पल आसपास के अंधेरे को सहने लायक बनाते हैं।
उनके लिए भी, पाठक के लिए भी। और बहुत जरूरी बात, दोस्ती की परीक्षा होती है। विश्वासघात से नहीं, वह बहुत आसान होगा, बहुत फॉर्मूलाबद्ध। यह हालात से परखी जाती है। इस सवाल से कि जिसे आप प्यार करते हैं उसके पीछे एक ऐसी लड़ाई में आप कितनी दूर तक जाएंगे जो आप दोनों को मार सकती है। वू जिन कभी नहीं हिचकिचाता। यही उसे असाधारण बनाता है। उसकी सहनशीलता नहीं, उसकी लड़ाकू भावना नहीं, उसकी वफादारी, पूरी अतार्किक शानदार वफादारी कला विशेष पहचान की हकदार है। जोंग चान के लड़ाई के पैनल सिर्फ तकनीकी रूप से कुशल नहीं हैं, वे कोरियोग्राफ्ड हैं। आप हर पकड़, हर थ्रो, हर काउंटर की यांत्रिकी का अनुसरण कर सकते हैं। कलाकार वजन, गति और टक्कर की भौतिकी को इस तरह समझता है कि ये दृश्य पढ़ने जैसे नहीं, असली लड़ाई देखने जैसे लगते हैं। आज मैंने जो कवर किया है वह नींव है। शुरुआती आर्क यह स्थापित करते हैं कि गन वू और वू जिन कौन हैं, वे क्या करने में सक्षम हैं और जिस दुश्मन से उन्होंने टकराने का चुनाव किया है उसका पैमाना कितना बड़ा है। ब्लड हाउंड्स यहां से काफी फैलती है। स्माइल कैपिटल कोई सीधा सादा आपराधिक धंधा नहीं है। इसकी टहनियां वैध संस्थानों, राजनीतिक ढांचों और ऐसे उद्योगों तक पहुंचती हैं जो लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं। गन वू और वू जिन समझने लगते हैं कि जिस लड़ाई में वे उतरे हैं वह उनकी कल्पना से कहीं बड़ी है। शिकारी आरण की मशीन एक कंपनी नहीं है, यह एक नेटवर्क है और इसे ध्वस्त करने के लिए जूडो थ्रो और लोहे जैसी इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा चाहिए। रास्ते में जो दोस्त और दुश्मन वे जमा करते हैं वे कहानी में जटिलता की ऐसी परतें जोड़ते हैं जो उसे काफी समृद्ध बनाती हैं। नए लड़ाके आते हैं, पुराने कर्ज फिर से उभरते हैं। शुरू में जो नैतिक रेखाएं साफ लगती थीं वे ऐसे तरीकों से धुंधली हो जाती हैं जो गन वू और वू जिन दोनों को सामना करने पर मजबूर करते हैं कि वे क्या करने को तैयार हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए वे क्या बनने को तैयार हैं। लेकिन अपने मूल में यह वही रहती है जो पहले अध्याय से थी। दो आदमी, उनके हुनर और एक अटूट, बिल्कुल अडिग इनकार कि ताकत सिर्फ उन लोगों की मिल्कियत है जिनके पास दौलत और रसूखा है। ये ब्लड हाउंड्स नेवर वेबटून पर 2019 से 2020 तक 86 अध्यायों में चली और यह वेबटून पर अंग्रेज गीत में उपलब्ध है। अगर आप मानहवा ढूंढ रहे हैं, कोरियाई शीर्षक है सन्यंगैदल। यह बिना किसी शर्त के इस माध्यम ने अब तक तैयार की सबसे बेहतरीन यथार्थवादी अपराध कथाओं में से एक है। और अगर आपको इसकी गुणवत्ता का और सबूत चाहिए, नेटफ्लिक्स ने इसे जून 2023 में एक लाइव एक्शन सीरीज के रूप में रूपांतरित किया, जिसमें वू दो ह्वान ने गन वू की भूमिका निभाई और ली सांगी ने वू जिन की। रूपांतरण ने मार्शल आर्ट को जूडो से बदलकर मुक्केबाजी कर दिया, लेकिन शिकारी आण साम्राज्य से लड़ते दो लड़ाकों की मूल कथा को बरकरार रखा। सीजन एक बड़ी सफलता रहा और सीजन 2 की पुष्टि हो चुकी है, जिसमें रेन एक नए खलनायक के रूप में कास्ट में शामिल हो रहे हैं। चाहे आप मूल मैनहवा पढ़ें या नेटफ्लिक्स सीरीज देखें, यह कहानी आपके ध्यान की हकदार है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया तो कमेंट्स में बताइए कि अगली बार मैं कौन सा आर्क कवर करूं। मनवा रिकैप वॉल्ट इस विधा की सबसे दिलचस्प कहानियां हर हफ्ते कवर करता है। अगर आप अगली कहानी के लिए यहां रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगले रिकैप में मिलते हैं।